हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म परफ्यूम के बारे में। ये कहानी है एक कातिल के बारे में जो ऑल्फैक्टरी जीनियस होता है। ये लोग उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जिनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अपनी इसी खूबी को ये अपना जुनून बना लेता है और परफेक्शन पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है, जिसके चलते ये काफी कत्ल भी करता है और खुद को मुसीबत में डाल देता है। बाकी मूवी की स्टोरी लाइन काफी अच्छी थी और ये कहीं भी हमें बोर नहीं करती। क्रिटिक्स की बात करें तो इसे काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही थी। मेरी माने तो इस मूवी को कहीं भी स्किप मत करना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ लोग चेन में बांधकर घसीटते हुए एक बालकनी में पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। यहाँ सब लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और एक ही बात कह रहे होते हैं कि इस कातिल को सूली पे लटका दो। अब यहाँ उसे मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि पहले वो उसके हाथ पैर तोड़ेंगे और फिर उसके बाद उसे सूली पे लटका दिया जाएगा, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब कौन था ये आदमी और उसके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। अब सन होता है 1738। पेरिस के एक फिश मार्केट में एक औरत काम करते दिखाई देती है। कुछ समय बाद उसे लेबर पेन होने लगती है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो उस बच्चे को पैर मारकर पीछे कर देती है। एक्चुअली उस औरत की पहली 4 संतानें मरी हुई पैदा हुई थीं और हर बार वो उन बच्चों को मछलियों के साथ नदी में फेंक देती थी, पर इस बार उसने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया था जिसकी सेंसेस बहुत तेज थीं और वो मछलियों की स्मेल सुनकर रोने लगता है, जिसे सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे होने लगते हैं। जल्द ही वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और जब उन्हें ये पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया तो वो उसे पकड़ लेते हैं और फांसी की सजा सुनाते हैं। अब इस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है, जहां कुछ बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम गैलार्ड समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती हैं और उन बच्चों को छड़ी से मारती है। ये बच्चा जॉन बैप्टिस्ट ग्रोन्यूल होता है। ये वही बच्चा था जिसे शुरुआत में फांसी की सजा सुनाई जाती है। खैर, वहाँ सब बच्चों को ये अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो है जो इस बच्चे में अलग है। अब समय कुछ आगे निकलता है और वो 5 साल का हो जाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके सूंघने की शक्ति और भी तेज होती जाती है और उसे एहसास होता है कि वो आम बच्चों के जैसा नहीं है, बल्कि उसके पास कुछ ऐसा था जो इनह्यूमन था और इसी के चलते बाकी बच्चे उससे नफरत करते थे और हमेशा सबके बीच रहता हुआ भी वो अकेला था। वो थोड़ा और बड़ा होता है और उसके सूंघने की शक्ति और तेज हो जाती है। वो दूर से ही हर एक चीज को डिफरेंशिएट करने लगता है। अब जब वो 13 साल का होता है तो मैडम गैलार्ड के पास उसे रखने के लिए जगह नहीं होती, तो वो उसे एक जानवरों की खाल के व्यापारी को बेच देती है। पर जैसे ही वो वापस जाने लगती है कि कुछ लुटेरे उसे मारकर उसे पैसे छीन लेते हैं। इधर जॉन का ज्यादातर समय जानवरों की खाल निकालने में ही गुजरता और दिन के 15-16 घंटे वो काम करता। अब ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और वो बड़ा हो जाता है। एक दिन वो व्यापारी उसके काम से खुश होकर सामान की डिलीवरी देने उसे शहर ले जाता है, जहां वो शहर की गलियों से गुजरता हुआ अलग अलग खुशबुएं सूंघता है। यहाँ सामान छोड़ने के बाद उसे कुछ खुशबू का एहसास होता है, जिसका पीछा करते करते वो एक परफ्यूम की दुकान तक पहुंच जाता है। यहाँ कुछ देर खड़ा होकर वो उन खुशबुओं का आनंद लेता है कि तभी उसे अपने पास से एक अलग तरह की खुशबू का एहसास होता है। वो उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की के जिस्म से आ रही थी, जो निहायत ही खूबसूरत थी। वो उसकी खुशबू का दीवाना हो जाता है और उसके पीछे खींचा चला जाता है। वो लड़की कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई फल चाहिए? इस पे वो कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर अजीब तरीके से सूंघने लगता है। लड़की ये देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी खुशबू सूंघता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। यहाँ वो अचानक उसके पीछे आकर उसे सूंघने लगता है। उसे अपने पीछे खड़ा देख वो चीखने लगती है और तभी ऊपर से एक कपल नीचे आता है। वो लड़की को चुप करवाने के लिए उसका मुंह दबा देता है और उनके जाने तक दबाए रखता है। लड़की बहुत छटपटाती है पर वो नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद जब वो मुंह से हाथ हटाता है तो वो देखता है कि लड़की मर चुकी थी और उसके शरीर की महक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस पे जॉन निराश और विचलित हो जाता है कि आखिर वो खुशबू गई कहाँ। इसके बाद वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद उसका मास्टर उसे बहुत मारता है। अब दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि पेरिस में बहुत सारी परफ्यूम की शॉप्स थी। उनमें से एक शख्स था जिउसेप्पे बाल्डिनी, जिसकी दुकान कभी बहुत मशहूर हुआ करती थी, पर अब कंपटीशन ज्यादा होने के कारण उसका धंधा मंदा था और गुजर बसर करने के लिए वो ब्रांडेड परफ्यूम आमोर एंड साइकी की कॉपी बनाने की कोशिश करता है, पर उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं होती।
अब अगले सीन में जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी देने उसके घर जाता है और वहां बाल्डिनी के जिस्म से अमोर एंड साइके परफ्यूम की खुशबू सूंघकर कहता है कि वो भी उसके लिए ऐसा ही परफ्यूम बना सकता है। उसकी बात सुनकर बाल्डिनी हंसने लगता है, पर फिर भी वो उसे एक मौका देता है। जॉन अलग अलग परफ्यूम की शीशियां टेबल पे रखता है और कहता है कि उसे बनाने के लिए इन सब का इस्तेमाल होता है, पर बाल्डिनी कहता है कि परफ्यूम बनाने के लिए इन सब चीजों की कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है ये कोई जीनियस ही बता सकता है, और वो जीनियस तुम नहीं हो। पर जॉन उसे झूठा साबित करता है और सब परफ्यूम्स को मिक्स करके अमोर एंड साइके के जैसा ही परफ्यूम बना देता है। बाल्डिनी ये देखकर उससे काफी इंप्रेस होता है, पर जॉन कहता है कि ये बेस्ट परफ्यूम नहीं है और अगर वो चाहे तो वो उसके लिए उससे भी अच्छा परफ्यूम बना सकता है। अब इसके बाद वो कुछ और परफ्यूम्स को मिक्स करके उसके लिए अपने हिसाब से बेस्ट परफ्यूम बनाता है, पर बाल्डिनी उसे टेस्ट करने की बजाय उसे वहां से जाने को कहता है। जॉन उसे खुद को नौकरी देने की बात कहता है, पर बाल्डिनी कहता है कि वो सोच कर बताएगा। अब उसके जाने के बाद वो उसके बनाए परफ्यूम को सूंघता है, जिसे सूंघते ही उसे अपना पहला प्यार याद आता है। अब उसके पास अमोर एंड साइकी से भी अच्छा परफ्यूम था, तो वो फौरन जाता है और जॉन के मास्टर से उसे खरीद लेता है। उसके जाने के बाद उसके मास्टर की शराब के नशे में नदी में गिरने से मौत हो जाती है। अब जॉन की वजह से बाल्डिनी के परफ्यूम पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं और उसकी दुकान पे पहले जैसे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अब अगले सीन में बाल्डिनी से परफ्यूम बनाने का फॉर्मूला बताता है और कैसे अलग अलग ऑयल्स को मिक्स करके और कितनी मात्रा में होना चाहिए ये सीक्रेट बताता है। यहाँ वो कहता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं, जिसे हेड, हार्ट और बेस कहा जाता है, और हर एक सेट की 4 अलग अलग बॉटल्स होती हैं, यानी टोटल 12 बॉटल्स, और इन सारी बॉटल्स को मिलाकर एक परफ्यूम बनता है। पर कभी कभी हम अलग से 13वां सेंट मिलाकर एक बेहतरीन परफ्यूम बना सकते हैं, क्योंकि 12 खुशबू को आसानी से पहचाना जा सकता है। पर अगर कोई 13वीं खुशबू को बना ले तो दुनिया का कोई इंसान उसका तोड़ नहीं निकाल सकता। अब यही बात जॉन के दिमाग में घुस जाती है। अब अगले सीन में वो बाल्डिनी से खुशबू को हमेशा कायम रखने का फॉर्मूला पूछता है और बदले में दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम देने का वादा करता है। तो बाल्डिनी उसे 10,000 गुलाब के फूलों की खुशबू को अपनी डिजाइन की गई मशीन से 1 आउंस ऑयल बनाने का फॉर्मूला बताता है, जिसे खुद उसने पेरिस आने से पहले एक शहर ग्रास से सीखा था। अब एक रात सोते वक्त बाल्डिनी को कुछ टूटने की आवाज आती है, तो वो अपनी लेबोरेटरी में जाता है और देखता है कि जॉन काफी गुस्सा है। उसके पूछने पे जॉन उस पर झूठा होने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि उसके तरीके से कांच, आयरन और कॉपर जैसी चीजों की खुशबू को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। बाल्डिनी को कुछ समझ नहीं आता और वो मशीन में अपनी मरी हुई बिल्ली को देखकर आग बबूला हो जाता है। जॉन सोचता है कि वो किसी भी चीज की खुशबू को प्रिजर्व करके रख सकता था, पर उसका ये सोचना सरासर गलत था, और जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ दिन वो बेहोश ही रहता है और डॉक्टर कहता है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। बाल्डिनी बहुत निराश हो जाता है, पर कुछ टाइम बाद उसे होश आने पर वो फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या डिस्टिल करने के अलावा कोई और मेथड है जिससे खुशबू को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो बाल्डिनी कहता है कि हाँ, ग्रास में वो ये सब सीख सकता है, पर वहां जाने के लिए उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसे पाने के लिए वो बाल्डिनी को 100 नए फॉर्मूला देने का वादा करता है और देता भी है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट लेकर वो बाल्डिनी को अलविदा कर ग्रास के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद बाल्डिनी चैन की सांस लेता है और आज से पहले वो इतना खुश कभी नहीं हुआ था। पर अचानक सोते वक्त उसकी बिल्डिंग गिर जाती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब ग्रास जाते वक्त उसे आजादी का एहसास होता है और पहली बार एहसास होता है कि वो अपना मालिक खुद है। कुछ दूर जाने पर उसके सामने 2 रास्ते आते हैं, एक गांव की तरफ जाता था और एक पथरीले रास्तों से होकर गुजरता था। तो वो पथरीला रास्ता चूज करता है, जहां कोई आता जाता नहीं था। आगे जाकर वो एक गुफा में रुकता है और कुछ दिन यहीं बिताता है। अब कुछ समय वहीं बिताने के बाद उसे फिर से उसी लड़की का सपना आता है, जिससे वो फिर विचलित हो जाता है और एकाएक उसे एहसास होने लगता है कि उसके जिस्म की कोई खुशबू ही नहीं है। वो बारिश में नहाता है, खुद को साफ करता है और फिर से ग्रास के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे फिर से वही खुशबू का एहसास होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की होती है, जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। वो उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है और डिसाइड करता है कि वो उसकी 13वीं सेंट होगी, जिससे वो ऐसा परफ्यूम बनाएगा जिसकी खुशबू के सब दीवाने हो जाएंगे। वो ग्रास शहर के एक अमीर आदमी एंटोइन रिचिस की बेटी लॉरा होती है। यहाँ वो मैडम आर्नोल्फी के अंडर काम करता है और ये सीखता है कि फूलों या पत्तों को जानवरों की चर्बी से मिलाकर खुशबू कैसे निकाली जाती है। अब यहाँ वो उसी मेथड को यूज करता हुआ एक काम करने वाली लड़की को मारकर उसके जिस्म की खुशबू को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। अब वो यही एक्सपेरिमेंट दूसरे तरीके से करता हुआ एक वैश्या को चुनता है और उसके जिस्म पे जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करता हुआ लेप बनाता है।
पर वो वेश्या उसके इरादे समझ जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे मार गिराता है और उसकी पूरी बॉडी पे जानवरों की चर्बी का लेप लगाकर कपड़े में लपेट देता है। फिर वो उसी कपड़े को निचोड़ कर वो चर्बी पिघलाकर ऑयल निकालता है और इस बार वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है और फाइनली 13वां सेंट बना लेता है, जैसा कि बाल्डीनी ने बताया था। अब वो 13 बॉटल्स का सेट बनाता है, जिसका मतलब हर बॉटल के लिए एक कत्ल। वो एक परफेक्ट परफ्यूम बनाना चाहता था जिसकी खुशबू का कोई तोड़ ना हो। इसी के चलते एक दिन वो लॉरा की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहां हाइड एंड सीक खेलते समय वो लॉरा पे हमला भी करता है, पर लॉरा उसमें बच जाती है। पर वहीं 2 जुड़वा बहनें अल्बीन और फ्रैंकोइस गायब हो जाती हैं, जिन्हें जॉन अपने साथ ले जाता है और उन्हें मारकर सेम तरीके से उनका भी ऑयल निकालता है और इस तरह उसके सेट की पहली 2 शीशियां तैयार हो जाती हैं। अब कुछ टाइम बाद शहर के लोगों को दोनों लड़कियों की लाशें पानी में तैरती मिलती हैं, जिससे शहर में हड़कंप मच जाता है और अर्जेंटली एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा। कर्फ्यू लगाने के बावजूद शहर में कत्ल का सिलसिला जारी रहता है और एक एक कर जॉन 12 लड़कियों का खून कर देता है और इस तरह वो अपने 12 शीशियों का सेट तैयार कर लेता है और अब आखिरी शीशी बची थी, जिसका मतलब लॉरा की जिंदगी खतरे में थी। उधर सब शहरवासी इस कत्लेआम से डरकर अपने घरों में ताले लगाने लगते हैं। हर किसी को शक की नजर से देखा जाता है। अब सब शहरवासी एक चर्च में इकट्ठे होते हैं और फादर उस किलर को सैटन का दूध कहकर पुकारता है और उसका बहिष्कार करने का प्रपोजल रखता है, जिसमें सब लोग हामी भरते हैं। पर तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि वो कातिल पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है। सब लोग चैन की सांस लेते हैं, पर रिपोर्ट पढ़ने के बाद रिचीज को शक होता है कि ये वो कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी डिटेल रिपोर्ट में लिखी गई थी ऐसा विक्टिम के साथ नहीं हुआ था। अब जबकि पूरा शहर कातिल के पकड़े जाने के जश्न मना रहा था, वहीं रिचीज चिंतित नजर आता है और अपनी बेटी को घर ले जाने आता है, पर वो नहीं जाती। इस पे वो उसे थप्पड़ मार देता है। लॉरा रूठ कर चली जाती है। यहाँ पहले से ही जॉन उसका वेट कर रहा था, पर इससे पहले वो उसे पकड़ पाता रिचीज आ जाता है और लॉरा को अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ एक पल भी रुकना वो मुनासिब नहीं समझता और लॉरा को लेकर शहर छोड़ने का फैसला करता है और अगली सुबह उसे साथ लेकर चला जाता है। जॉन को सोते वक्त उसकी खुशबू आती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग जा रहे हैं। अब वो भी उन्हें सूंघता हुआ उनके पीछे जाता है। उधर उस वैश्या का कुत्ता जॉन के रूम में आकर एक जगह खोदने लगता है, जिसमें उसे अपनी मालकिन के बाल और कपड़े मिलते हैं, जिसे देखने के बाद उस जगह की पुलिस द्वारा तलाशी ली जाती है, जिसमें उन सब 12 लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं, जिनसे सबको जॉन के कातिल होने का पता चलता है। इधर रिचीज अपनी बेटी के साथ रात बिताने एक होटल में रुकता है और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सब रूम्स बुक कर लेता है। अब यहाँ डिनर पे लॉरा के पूछने पे वो बताता है कि वो ये सब उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा है। वो नहीं चाहता कि बाकी लड़कियों की तरह वो भी मारी जाए। अब यहाँ वो उसे ये भी बताता है कि उसने उसकी शादी तय कर दी है, जिसे सुनकर लॉरा नाराज हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। रिचीज उसके रूम को बाहर से लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। जॉन उसे सूंघता हुआ यहाँ भी आ जाता है और चुपके से चाबी चुराकर लॉरा के कमरे में दाखिल हो जाता है। अब अगली सुबह रिचीज तैयार होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बेटी के रूम में जाता है, पर वहां उसे मरा हुआ देख बिलख बिलख कर रोने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन ने उसे भी मार दिया था और फाइनली वो अपना 13वां सेंट बनाने में कामयाब हो जाता है और अब वो उन सब ऑयल्स को मिक्स करके एक परफेक्ट सेंट बनाता है। पर तभी कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं और जॉन पकड़ा जाता है। उसे उल्टा लटका दिया जाता है और रिचीज उससे पूछता है कि आखिर क्यों उसने उसकी बेटी को मारा, पर जॉन सिर्फ एक ही जवाब देता है कि उसे उसकी जरूरत थी। अब अगले सीन में सब शहरवासी जॉन की मौत का तमाशा देखने एक चौराहे पे इकट्ठे होते हैं। जल्लाद के आने पे उसका तालियों से स्वागत किया जाता है। उधर हम देखते हैं कि पुलिस वाले जॉन को लेने आते हैं, जहां मौका पाकर जॉन परफ्यूम की शीशी का ढक्कन खोल देता है। यहाँ सब कुछ उलट हो जाता है। जो लोग उसे मारना चाहते थे, अब वो उसे किसी राजकुमार के जैसे कपड़े पहनाकर बड़े आदर से वहां लेकर आते हैं। उसके आने पे जल्लाद उसके सामने झुक जाता है और उसे इनोसेंट बताता है। अब यहाँ चौराहे पे आने के बाद वो परफ्यूम की कुछ बूंदे रुमाल पर डालकर हवा में लहराता है, जिसकी खुशबू सूंघने के बाद सब लोग मदहोश हो जाते हैं और कोई उसे इनोसेंट और कोई एंजल बताता है और सब लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। अब वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बाहें फैलाकर सबका अभिनंदन स्वीकार करता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो रुमाल को जेब से निकालकर हवा में उछाल देता है, जो दूर भीड़ में जाकर गिरता है।
रुमाल के गिरते ही सब लोग काबू से बाहर हो जाते हैं और सब कुछ भुलाकर कपड़े उतारने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इवन के चर्च का फादर भी मदहोश होकर ये सब करने लगता है। ये सब देखकर उसे फिर से वही फल बेचने वाली लड़की की याद आती है। वो सोचता है कि काश अगर वो जिंदा होती तो वो उसे भी प्यार करता और उसकी महक को हमेशा संभाल कर रखता। ये सोचकर वो रोने लगता है कि तभी रिचिस तलवार लेकर उसे मारने आता है, पर उसके पास आते ही वो भी मदहोश हो जाता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। कुछ समय बाद जब उस परफ्यूम का असर खत्म होता है तो सब लोग एक एक कर होश में आने लगते हैं। होश में आने के बाद सबको हैंगओवर का एहसास होता है और खुद को ऐसी हालत में देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। इसके बाद डोमिनिक को बंदी बना लिया जाता है और चूंकि सारे कत्ल उसके घर में हुए थे तो उसके लिए उसे दोषी करार दिया जाता है और उसे फांसी पे लटका दिया जाता है और उसकी मौत के साथ इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। इतने में जॉन वो शहर छोड़कर पेरिस के लिए रवाना हो जाता है और अभी उसके पास इतना परफ्यूम बचा था कि अगर वो चाहता तो सारी दुनिया पे राज कर सकता था। वो चाहता तो पोप को परफ्यूम से भरा लेटर लिख सकता था और खुद को मसीहा घोषित कर सकता था। उसके पास दुनिया की हर वो चीज होती जिसकी उसने कामना की थी, पर यह सब एक झूठ होता, एक छलावा। परफ्यूम उसके लिए सब कुछ कर सकता था, पर इससे कोई उसे सच्चा प्यार नहीं करता और ना ही वो किसी से सच्चा प्यार पा सकता था। अब यही सब सोचते सोचते 1766 की रात को पेरिस की उसी मछली मार्केट में पहुंच जाता है जहां उसका जन्म हुआ था। यहाँ पहुंचने के बाद वो बाकी बची परफ्यूम की शीशी को अपने सर पे डाल देता है। सेंट की खुशबू सूंघने के बाद वहां खड़े सब लोग मदहोश हो जाते हैं और जॉन को कोई एंजल समझकर उसे प्यार करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। थोड़े ही समय में वो जॉन को कच्चा चबा जाते हैं और कुछ देर बाद जॉन का दुनिया से नामो निशान तक मिट जाता है। रह जाता है तो सिर्फ उसके कपड़े। अब अगली सुबह रोज की तरह वहां मछली बाजार लगता है। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और कुछ बच्चे जॉन के बचे कुछ कपड़े उठाकर भाग जाते हैं। लास्ट में उस बॉटल की एक आखिरी बूंद टपकती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये मूवी देखने के बाद कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं कि आखिर जब जॉन सारी दुनिया पे राज कर सकता था तो उसने अपने लिए मरना ही मुनासिब क्यों समझा, और जब डोमिनिक ने वो कत्ल किया ही नहीं थे तो उसने अपना जुर्म क्यों कबूला, और जॉन के जाने के बाद उसका प्रीवियस मालिक मर क्यों जाता था। अब अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखी हो तो पहले सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो चाहता तो वो पूरी दुनिया जीत सकता था, पर वो जीत एक दिखावा होती, कुछ भी असली नहीं होता। उससे वो सबको अपने कदमों में झुका सकता था, पर कोई ऐसा नहीं ढूंढ पाता जो उसे सच्चा प्यार करता हो। और दूसरा, वो फल बेचने वाली लड़की की मौत उसके दिमाग पे गहरा असर छोड़ जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं वो बचपन से ही प्यार से वंचित रहा था और कभी उसे वो प्यार का एहसास ही नहीं हुआ, तो अगर वो दुनिया जीत भी चाहता तो वो उसके किसी काम की नहीं होती, इसीलिए उसने मरना वाजिब समझा। दूसरा, डोमिनिक को 14 घंटे टॉर्चर किया जाता है और यार उसके बदले अगर कोई भी इंसान होता तो वो भी कत्ल मान लेता जो उसने नहीं किए थे। और लास्ट में जॉन अपनी किस्मत लेकर पैदा हुआ था। जब तक कोई उसके साथ होता तो वो सुरक्षित रहता, पर जैसे ही कोई उससे मुंह मोड़ लेता या उसे अपनी जिंदगी से दूर कर देता तो उसका मरना तय था। जैसे कि सबसे पहले उसकी माँ ने उसे धुतकारा तो वो मारी गई, फिर मैडम गैलार्ड, फिर उसका मास्टर और फिर बाल्डिनी। ये सब ने किसी न किसी कारणों से अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था और सबका अंजाम एक जैसा हुआ। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। आई होप आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई वीडियोस पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।